नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा काम की। काम मतलब कामकाज की, कामकाज मतलब रोजगार की, युवा शक्ति की और नारी शक्ति और देश की मजबूती की। शुरुआत करते हैं युवा शक्ति से। हम इस बात की ताल ठोकना नहीं भूलते हैं कि हम एक युवा देश हैं। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यह देश की ताकत है। आज इसी ताकत से शुरुआत करते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन में क्या सामने आया कि 25 साल की उम्र तक के जो देश में ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। रोजगार की दरकार है। 25 से 29 साल तक के जो लोग हैं ग्रेजुएट्स, और ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो तो 20 साल 21 साल, बिहार में भी 22-23 साल तक आदमी ग्रेजुएट हो जाता है। 25 से 29 साल तक के ग्रेजुएट 22.8% वो भी बेरोजगार हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी या डेमोग्राफिक डिजास्टर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। हम हिंदू, मुसलमान, सनातन धर्म, न जाने किन किन मुद्दों में फंसे रहते हैं। एक अदद रोजगार और यह देश के विकास में कितना सहायक होता है, इसी पर गैलप ने, यह अमेरिकी बेस्ड है, इस बात पर भी लोग ऐतराज दर्ज कर सकते हैं कि ये अमेरिका वाले क्या जाने, पर गैलप पोल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। फरवरी 2023 में उन्होंने एक स्टडी की और उसमें क्या पाया कि भारत में, हम डिजिटल इंडिया की बहुत बात करते हैं, डिजिटल स्किल्स, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10,90,000 करोड़ जोड़ देते हैं। पर डिजिटली ट्रेंड हमारे यहां कितने लोग हैं? 83% जो हमारी लेबर फोर्स है, जो लोग काम करते हैं, आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई डिजिटल स्किल ही नहीं है। 7% के पास बहुत काम चलाऊ कौशल है, 8% ट्रेंड है। अब यह आंकड़ा मैं क्यों लेकर आया? क्योंकि हमारे यहां पर लगातार इस बात की ताल ठोकी जाती है कि देखिए स्टार्टअप, अरे हजारों की तादाद में स्टार्टअप आ गए, कौशल विकास हो रहा है, एक स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया। अब 2015 से 2022 8 साल हो जाते हैं। अगर आप 2015 को भी जोड़ लें तो ये मत कहिएगा कि 2015 से 2022 7 साल ही हुए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास किया गया। अब कौशल विकास हो गया तो भाई ये तो सीधे सीधे लगभग 1.5 करोड़ लोग तैयार हो गए नौकरी के लिए। नौकरी कितनों की लगी? 24 लाख, 24,37,764, 18%। तो बाकी का हमारा युवा कहां घूम रहा है, क्या कर रहा है? और रोजगार की परिभाषा मैं आपको यहां पर बता दूं, एक हफ्ते में 1 घंटे, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे भी आपने काम कर लिया तो यह माना जाता है कि आपके पास रोजगार है। तो यह वो आंकड़ा है कि इन्हें 1 हफ्ते में 1 घंटे भी काम नहीं मिला। फिर सरकार कहती है कि जी
मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोगों को हम लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद मुख्तारी, वो काबिलियत युवा के अंदर पैदा की जा रही है। वो खुद अपना धंधा करेगा। अरे भाई बिल्कुल करिए, पर एक नौकरी भी होता है, रोजगार में नौकरी भी होती है और साथ में कारोबार भी होता है, और हर कोई कारोबारी नहीं बन सकता। कुछ लोग नौकरी के पीछे ही पागल हुए रहते हैं, उम्र कट जाती है पहले उसे ढूंढने में और उसके बाद ना मिलने पर लानत मलानत झेलने में। तो ये 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं, अगर आपके पास जानकारी ना हो। एक होता है शिशु, यानी कि 50,000 रुपए तक का आपको ऋण मिलेगा। दूसरा होता है किशोर, 50,000 से 5 लाख। और फिर होता है तरुण, 5 लाख से 10 लाख। जो लगभग 41-42 करोड़, जिसका डेटा मेरे पास है, आंकड़े और ताल तो ठोकी जाती है, 48-49 करोड़ खातों की, जो 42 करोड़ खाते हैं उनमें से 35 करोड़ खातों वो आते हैं शिशु लोन के तहत, यानी कि 50,000 रुपए उन्हें दिए गए। कारोबार भी खड़ा कर लिया, घर बार भी चलने लगा और जिंदगी दुरुस्त हो गई, निश्चिंत हो गए, पक्की आमदनी भी हो गई। क्या हम ये कह रहे हैं? दत्तात्रेय होस बोले, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग बैंकों का करोड़ों नकार गए, हजारों करोड़ की बात है, और हमारे युवा 5-10 लाख के लोन के लिए भटकते फिरते हैं कि उन्हें लोन नहीं मिलता, 50,000 दे दिए जाते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। गरीबी, और ये जुड़ी है बेरोजगारी से। हमारे सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को खत्म किया जाए। अब सरकार ने 9 साल पहले वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, वो तो दिए नहीं जा रही है। मुद्रा लोन और बाकी आंकड़े बता दिए जाते हैं। पिछले 7 महीनों से बेरोजगारी दर, देश भर का आंकड़ा अगर आपके सामने पेश करूं, वो 8% के आसपास झूल रही है। जयराम रमेश कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ फेल, तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां और रोजगार मेले का नया जुमला तो लाए। अब वो रोजगार मेले लग रहे हैं, उसमें जो खाली पड़े पद हैं, 40 लाख पद हैं कुल मिलाकर केंद्र सरकार में, भरे हुए हैं सिर्फ 31 लाख। अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे केंद्र में, वो तो भरपाई हो रही है। 9 लाख तो पहले ही खाली पड़े थे, 9,79,000 टू बी मोर प्रिसाइज। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये तो इनकी असफल भूमिका है, ये तो जुमला बताएंगे ही। पर जब युवा शक्ति की बात करता हूं, नारी शक्ति को हम नहीं भुला सकते। युवाओं में नारियां भी शामिल हैं, और ये आधी आबादी है। और आधी आबादी पूरी तरह से जब तक आजाद नहीं होगी, देश का विकास कैसे होगा? और आजादी कैसे मिलती है? सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। औरत खुद अपना कमाई करने लगे, पति पर या परिवार पर निर्भर ना हो पैसे के लिए, तो देश कितना मजबूत होगा। अब इसी स्टडी में क्या पाया गया है कि 2004 से लगातार जो हमारी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स, वो आपको बता दूं, जो हमारी जनसंख्या है, कामकाजी जो उम्र होती है, उसमें 102 करोड़ लोग हैं। 21-22 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2021-22 का। और लेबर फोर्स में है 53 करोड़। वर्क फोर्स 49.3 करोड़, 3.5 करोड़ से तो ज्यादा विशुद्ध बेरोजगार हैं। तो 102 करोड़ में से
49 करोड़ 30 लाख लोग तो लेबर फोर्स से बाहर हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने तो अब काम ढूंढना भी बंद कर दिया है। पर मैं महिलाओं की बात कर रहा था, 2004 से उनकी भागीदारी लगातार घट रही है और जो कोरोना काल आया, जो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल आया, उसमें तो महिलाओं के रोजगार सबसे पहले छूटे और वापसी भी नहीं हो पाई। तो हम महिला आरक्षण की जो ताल ठोक रहे हैं, और महिला आरक्षण सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, पंचायती राज में तो पहले से ही है। इसी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, या लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी हम नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाला। और अगर आरक्षण की दरअसल जरूरत है, नौकरियों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड तैयार हो जाएगा महिलाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने के लिए, आप और मैं भी तैयार हो जाएंगे क्या? यह बहुत ही गंभीर और बहुत ही कड़वे सवाल हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और यह सीधा सवाल युवा शक्ति से भी और नारी शक्ति दोनों से जुड़ा है। युवा बेकार, देश की नैया कैसे लगेगी पार? और बिन रोजगार, आरक्षण से ही हो जाएगा महिलाओं का उद्धार। लोकसभा में 33%, अभी 82 महिला सांसद है, 181 हो जाएंगी तो कायाकल्प हो जाएगा क्या? चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक हैं, क्योंकि मैंने दत्तात्रेय होसबोले का जिक्र किया है, सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, और 3 एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर अमित बसोले हैं मेरे साथ। इन्होंने ही ये स्टडी की, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी का जो मैंने जिक्र किया। विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री हैं और बेरोजगारी पर काफी स्टडीज कर चुके प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय, शुरुआत आपसे ही। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और कोई रोक भी नहीं पाएगा, पर यह दरअसल अगर रोकेगा तो देश का युवा ही कहीं सबसे बड़ा रोड़ा ना बन जाए। वो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, डेमोग्राफिक डिजास्टर तो नहीं बन जाएगी? क्या ये एक बड़ा खतरा है, एक चुनौती है? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है, और योजना का उद्देश्य होता है उस मूलभूत जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचे। और इस समय देश में लगभग 150 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को ठीक ढंग से ठीक जगह तक पहुंचाने का काम सरकार की रीति नीतियों पर निर्भर करता है। जिस तरह से आज पूरे देश में और खास करके वैश्विक मंच पर और विश्व के आर्थिक मंच पर, यानी जिसका आकलन हम कर रहे हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और 50 साल बाद वह नंबर 1 पर जाएगा। यानी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रही है। आप देखिए, ईपीएफ का हर महीने रिपोर्ट आती, इसी महीने में 17 लाख की बढ़ोतरी है इस महीने का जो आया है। सौरभ, उनमें से 42.5% बेरोजगार हैं। ये चिंता का सबब है कि नहीं? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं। दोनों आंकड़े हमें समझने होंगे ना जी। जिस तरह, बिल्कुल समझने होंगे, जिस तरह से पिछले 60-70 वर्षों में देश की आर्थिक कमजोरी से देश जूझता रहा है और जिस गति से बढ़ने का काम पिछले कुछ वर्षों में विश्व फलक पर हो रहा है, हर आदमी तक जा रहे हैं, वो एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है कि ठीक हो जाएगा। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चल रही है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि समाज स्वरोजगार, समाज स्किल डेवलपमेंट, पूरे समाज को आर्थिक रूप से
सभी तरह से उनकी कौशलता के साथ उनको आगे लाने की, आप खुद देखिए, कौशल सरकार की एक फिक्स क्राइटेरिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 1 करोड़ 8 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास किया। नौकरी लगी 24,37,764 की, 100 में से 18 लोगों की। और 8 साल में सिर्फ 1,37,00,000 का ही कौशल विकास कर पाए। आप एक चीज यहां समझने की जरूरत है। सरकार के सिस्टम में उसकी एक पैरामीटर होता है, फिक्स होता है। अच्छा। कि वह पूरी तरह से देखें तो 2 करोड़ लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ ही लोग भारत के लोग नहीं है ना, पूरे क्षेत्र में, पूरे दे दिया हर साल रोजगार। आज सड़क के क्षेत्र एक इंजीनियर बनता है, 10 रोजगार देता है। लोगों को हर साल रोजगार दे दिया। आप स्वयं अपने रोजगार, आप अपने से स्वयं को देखिए कि आपके कारण कितने रोजगार मिल जाते हैं। एक इंजीनियर हमारा बनता है, 10 लोगों को रोजगार देते हैं। एक स्वरोजगार खड़ा करिए, 15 रोजगार बढ़ जाते हैं। रोज समाज को, सोसाइटी को, सभी स्किल डेवलपमेंट से, युवाओं के रोजगार पर कौशल विकास से बहुत तेज गति से भारत ग्रोथ कर रहा है, समाज बढ़ रही है, उस दिशा में जा रहे हैं, तेज गति से जा रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा और समय लगेगा और तो समाज दत्तात्रेय होश बोले गलत बोल रहे हैं क्या? स्थिति बनेगी और हम सौरभ, दत्तात्रेय होश बोले गलत बोल रहे हैं। बात को समझने की जरूरत है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। आप उसको, अरे समाज 2 अक्टूबर 2022 वो कहां से हुए, वो कहां से हुए, कैसे और 23 करोड़ लोग 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। इसी बात को समझना है, इसी बात को, बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को। भारत विकसित देश हो उसकी प्रक्रिया है यह, और विकासशील किसने दिया है? तो ये 20 करोड़ कहां के आंकड़े हैं? इसी देश के आंकड़े हैं। क्यों नहीं सरकार, पिछली सरकार जगी, समाज क्यों नहीं उसके लिए आगे बढ़ा? अब समाज भी बढ़ा है, सरकार भी बढ़ रही है, ये सारे आंकड़े ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो हम महाशक्ति के रूप में भारत को का आकलन कर रहे हैं। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि विश्व मंच पर भारत जाएगा, जीडीपी बढ़ रही है। ये कहां से हो रहा है? इसीलिए गैलप जो है, पिछले महीने अमेरिकी कंपनी है गैलप पोल्स, आपने भी पढ़े होंगे सौरभ, काफी इनकी मान्यता है। फरवरी 2023 में, आपने शुरुआत में बताई, आपने फरवरी 2023 में जो रिपोर्ट आई वो कहते हैं कि डिजिटल स्किल भारत में 10,90,000 करोड़ का योगदान है, पर भारतीय जो वर्कफोर्स है 83% नॉन डिजिटल वर्कर्स हैं। हमने डिजिटल इंडिया भी बड़े गाजे बाजे के साथ चलाया जी, यूपीआई पेमेंट करते हैं, आधार सबका है, सबका पैन है। काम करने वालों को डिजिटल का डी नहीं पता, 83% लोगों को। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप कह रहे हैं हम डंका बजा देंगे। देखिए, आप इस बात को हमें समझना होगा कि भारत ग्रोथ करने वाला हमारा देश है, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। केवल डंका बजा देंगे नहीं, हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, सरकार नीतियों को लाए, आम जन तक पहुंचे, इसके लिए एक जागरूकता की, एक आंदोलन की जरूरत है। डिजिटल इंडिया एक डिजिटल होना एक जन आंदोलन के रूप में है। इस आंदोलन से ही विकास है, हमें इस तरफ जाने की जरूरत है। संदीप जी, तो आप विकास है, ये तो किताबी बातें हो गई, जमीन पर उतारने की बात भी तो है। पर जमीन पर, एक मिनट मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया आलोक। जमीन पर उतारने के लिए वो जमीन को तैयार भी तो करना पड़ता है। अगर भट्टाई बिठा दो, जमीन ही बंजर कर दो, तो उसको, उसमें उर्वरक डालने पड़ेंगे, उसको खेती योग्य बनाना पड़ेगा। वही कर रही है सरकार। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई 9.5 वर्ष हो गए, अभी तक जमीन को उर्वरक बना रहे हैं और तमाम चीजें बातें कर रहे हैं। 150 योजनाएं चला दी और 150 योजनाएं चलाने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ गई। हालत यह है कि मुद्रा लोन के झूठे आंकड़े देश के सामने रखे, उसको जब हवा निकलने लगी तो तमाम दूसरे रास्ते ढूंढे गए। 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई। 2019 के बाद डोमेस्टिक सेविंग्स 50 साल के हाईएस्ट हो गए। गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। वर्कफोर्स में लेबर पार्टिसिपेशन में वुमेन का
लगातार घटता चला जा रहा है। यही तो लोग थे जो कहते थे बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार और मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब ये साहब कह रहे हैं कि साहब इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। अरे भाई, सरकार आपकी आंदोलन करने से, नवाज शरीफ ने रोका है आप लोगों को? आंदोलन सरकार के ही लोग कहें कि आंदोलन करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में सरकार जा रही है। पूरी तरह से इनकी आदत रही है पहले डिनाई करो, आंकड़े ही नहीं है साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, फिर उसको डाइवर्ट करो, डेविएट करो, डिस्ट्रैक्ट करो। तो इनके ये फार्मूले चलते हैं कि बेरोजगारी से किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। आपने एक आंकड़ा दिया कि लगभग 1.37 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप हुआ, 24 लाख को रोजगार मिले। संसद के प्रश्न के उत्तर पर पटल में दिया गया 24 करोड़ के करीब एप्लीकेशंस आई, रोजगार मिले 7 लाख को, मतलब 0.038%, मतलब 1% से भी कम। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ था इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लाते हैं जो वास्तव में जनता के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से आज पूरी तरह से विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। बेरोजगार अगर युवा होगा, और अभी अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है कि 25 साल से कम के युवा में 42% बेरोजगार हैं, तो आप सोचिए करोड़ों बेरोजगार तो 25 साल से पहले। तो क्या ये सारी जिम्मेदारी, हमसे पूर्व वक्ता के एक इंजीनियर आता तो क्या ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? एक नहीं, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। राजस्थान की बात करूं, पियून की नौकरी, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता हूं, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, पर पियून की नौकरी शैक्षणिक योग्यता कहीं पर 8वीं पास चाहिए, कहीं पर 10वीं पास चाहिए, वहां पर बीए, एमए, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी कतारों में खड़े हो जाते हैं। यही हाल हमने हरियाणा में देखा है, हमने बिहार में देखा, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है। कौन सा राज्य अछूता है? तो यह देश की समस्या है या सिर्फ केंद्र की समस्या है? देखिए बिल्कुल इसमें टीम वर्क होना चाहिए, और केंद्र की जो तमाम नीतियां हैं, अगर कोई राज्य उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो राज्यों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया, राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3% थी, आज वो बढ़कर 11.1% है। राजस्थान बेरोजगारी में 2018 में जब हमारी सरकार आई तो 21वें नंबर पर था, आज वो बेरोजगारी के आंकड़ों में पूरी तरह से घटता हुआ चला जा रहा है, और रोजगार देने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर चला गया है। हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में जिस समय पर हमारी सरकार 2014 में गई तो 5.1% जो था वो बेरोजगारी दर थी, और हरियाणा नंबर 1 था ग्रोथ रेट में, जीडीपी में। आज हरियाणा 13वें नंबर पर जीडीपी ग्रोथ रेट में है, और बेरोजगारी दर में हाईएस्ट है 28 पॉइंट समथिंग। तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं या जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप दो का कंपैरिजन कर लीजिए। फिर भी अगर कहीं पर राज्य कोई कमी कर रहा है, फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मारामारी ऐसे ही हो रही है। जहां देखो 1000 नौकरियां निकलती हैं और 10 लाख लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। देखिए उसका कारण ये है भाई कि जब लाखों नौकरियां, और राजस्थान की भी आप स्पेशली बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नौकरियों के 3-4 फील्ड थे। सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते थे, आप वहां पर अग्निवीर लेकर आ गए। अब वहां पर बच्चों का रुझान खत्म हो गया कि 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि हमारे 10 साल का एवरेज क्या था। एसएससी का लगभग 86,000 प्रति वर्ष रोजगार देते थे। आज रोजगार मेले के नाम पर भी झुंझुना दिया जाता है। पिछले साल 8 जून 2022 को कहा गया कि 1 साल के अंदर हम 10 लाख रोजगार देंगे। अभी आंकड़ा आया कि 3.5 लाख। 3.5 लाख में भी प्राइवेट नौकरियों के उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स जोड़ दिए। हम तो कह रहे हैं भाई उनका एग्जाम कब हुआ, फॉर्म कब निकला 10 लाख रोजगारों का, 3 लाख रोजगारों का? सरकार कोई तो आंकड़ा सही से रखे। तो ये गड़बड़ झाला घल्लू गारा बना दिया है क्या? एक मिनट आलोक, रोजगार के सवाल को, अमित आपने ये स्टडी की, मैं आपके संपर्क में था लगातार, ये जो आंकड़े आए हैं ये कितने चौंकाने वाले हैं और ये कितने गंभीर हैं? जी थैंक यू। गंभीर तो है लेकिन चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से, सालों से ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर शिक्षित युवकों में हमेशा ज्यादा रहा है और वो घटने में बहुत समय लग रहा है। मतलब ये जो
30-40% हम देखते हैं। अगर महिलाओं में देखें तो और भी बढ़ जाएगा, ये 42% तो कुल मिलाकर आंकड़ा है। अगर हम लोग शिक्षित युवा महिलाओं की बात करें तो 50% छू जाएगा। ओह। तो ये जो है ये बहुत सालों से चल रहा है, और ये समस्या गंभीर है। लेकिन नहीं नहीं, मैं ये महिलाओं मैं वाली बात एक मिनट चिन्हित कराना चाहूंगा, अंडरलाइन कराना चाहूंगा। महिलाएं, हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। 4 दिन से देश महिला आरक्षण कानून को लेकर, विधेयक को लेकर चर्चा कर रहा है। सशक्तिकरण जी, नारी शक्ति वंदन उस अधिनियम का नाम रखा गया। तो जो महिला पढ़ रही है, 25 साल तक की ग्रेजुएट महिलाएं, वहां बेरोजगारी दर 50% से भी ऊपर। तो हम किस बराबरी की, आधी आबादी की, पूरी आजादी की कौन सी बात कर रहे हैं? जी जी, खास करके इस साल की रिपोर्ट में हम लोग ने इसी पे फोकस किया है कि महिलाओं के रोजगार में क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे घर को कोई रोक रहा है काम करने से, काम करना चाह रही है लेकिन जिस टाइप का काम अवेलेबल है वो ले नहीं पाते, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि इतनी दूर मत जाओ, या इस घंटे वाला काम नहीं ले सकते, या उधर नहीं जा सकते, या ये मजबूरियां हैं, या नौकरियां ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि घर वाले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं कि जाओ पढ़ लिख के हैं, आप जाके नौकरी कीजिए, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो महिलाओं के साथ हमने ये देखा है कि कुछ साल तक तो वो ढूंढती है नौकरियां, कहती हैं कि बेरोजगार है, इसका मतलब कि हम नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है। कुछ सालों बाद जब नहीं नौकरी मिलती तो शादी वगैरह जब हो जाती है तब महिलाएं अपने आप नौकरी ढूंढना बंद कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेरोजगारी खत्म हो गया है, हालांकि वो दर, बेरोजगारी दर के आंकड़े से वो निकल गया है, वो हाँ। इंसान, वो महिला। तो लेकिन बेरोजगारी के ये आंकड़े दरअसल उन लोगों के हैं जो अभी भी रोजगार तलाश रहे हैं। इसमें वो आबादी का हिस्सा नहीं है जिन्होंने हथियार ही डाल दिए कि भैया मिलेगी ही नहीं नौकरी। ये कह रहे हैं आप? जी, ये तो कुछ ये बात है। और जो जिन्होंने ये समझौता कर लिया कि भाई ऐसी नौकरी तो मिलेगी नहीं कि जहाँ घर का भी जो सारी जिम्मेदारी है वो संभालनी पड़े, बच्चे भी हैं, ये वो सब है। महिलाओं का जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि घर में जो कार्य का विभाजन है वो बहुत एसिमेट्रिक है। पुरुष बहुत कम घर का काम करते हैं, महिलाओं पे ज्यादातर जिम्मेदारी होती है। तो जब शादी हो जाती है तो ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब और ये हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड कि अब कैसी नौकरी एक मिले। चीज और क्लैरिफाई कीजिए अमित, जो ये आपके आंकड़े हैं, भाई 25 साल से ऊपर भी बहुत से ग्रेजुएट होते हैं, वो नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। जब आप कहते हैं कि 25 साल तक के ग्रेजुएट 42.3% वो बेरोजगार हैं, यानी कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, या इसमें वो लोग जो हो सकता है अभी तैयारी कर रहे हो वो भी इसमें समाहित हैं, या वो एक्सक्लूड कर दिए गए? जी, तो इस आंकड़े में ये सरकारी सर्वे है, तो इसमें हर कोई जो ये कहता है कि अगर काम हो तो मैं करना चाहूंगा, नौकरी ओके। हो तो मैं करना चाहूंगा, पर नहीं ये मिल गिने रही जाते है। हैं। नहीं मिल रही है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसी चीजें, उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, ऐसे नहीं, लोग। इसमें और अब 12वीं पास या 10वीं पास, 12वीं पास 21.4% लोग बेरोजगार हैं। मतलब ये वो लोग हैं कि 12वीं से आगे अब पढ़ाई नहीं करनी, अब नौकरी करनी है, पर नौकरी नहीं मिल रही। कोई एक अदद धंधा, कोई काम, कुछ भी नहीं मिल रहा है, दिहाड़ी नहीं मिल रही है। जी, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन ये भी देखने लायक है कि जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग 25 से कम की बात कर रहे हैं, जब 30 से ऊपर उम्र हो जाती है तो बेरोजगारी दर बिल्कुल गिर जाता है, 1-2% 3% ऐसे रह जाता है। इसका मतलब कि जो महिलाएं थी वो शायद निकल गई, वर्क लेबर फोर्स से निकल गई, श्रम बल से निकल गई, शादी हो गई, कुछ हो गया, तो वो अब उन आंकड़ों में नहीं। और जो लड़के हैं या जो पुरुष हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि क्या वो कुछ न वो कुछ चीज में कर जो रहे हैं मैंने परिभाषा दी, समझाने की कोशिश की दर्शकों को कि रोजगार का हमारा पैमाना ये है, हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर लिया तो मतलब रोजगार है। जी, ये बात तो है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि पूरा रोजगार कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कि 1-2 घंटे काम कर रहे हैं, पूरा करें, लेकिन एस्पिरेशनल हो, या जो उनका ट्रेनिंग वो हो। ये बात देखने लायक कि वो क्या कर रहे हैं। इतने तो साल नारी उन्होंने शक्ति की बात की, पर युवा शक्ति की बात करें, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, विजय सरदाना, 94%। इनफॉर्मल सेक्टर पर 2 जगह सबसे ज्यादा मार पड़ी। एक तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद कोरोना काल का आना, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल का आना। ये बेरोजगारी के आंकड़े
खास इनफॉर्मल जो सेक्टर है उनके लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है? संदीप जी, सबसे पहले तो हमें मानना होगा कि जिस इनफॉर्मल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं उसको डिग्री से ज़्यादा स्किल सेट चाहिए होते हैं और हमारा पूरा फोकस है डिग्री बांटने में। समस्या ये है कि आज एमएसएमई को मैन पावर नहीं मिलता, प्राइवेट सेक्टर को क्वालिफाइड स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता और दूसरी तरफ डिग्री लिए हुए लोग 42-45% तक बेरोजगार बैठे हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का पूरा फोकस डिग्री बांटने में है। यूनिवर्सिटीज़ का पूरा फोकस फीस लो और बदले में एक कागज़ की डिग्री दे दो, स्किल पे फोकस नहीं है, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं है। तो यही होगा जो आज इस देश में हो रहा है। अब समस्या आपका एक सेकंड विजय, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है डिग्री बांटने की मशीन बना दिया है, पर यह बात तो सरकार को समझ में आई होगी जब 2015 में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। अगर 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास हुआ तो ये तो कॉमन सेंस लॉजिक ये कहता है कि सबकी नौकरी लग जानी चाहिए थी। 100 में से 18 की ही क्यों लगी? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए, जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम आता है ना तो उसमें हर आदमी अपना टारगेट पूरा करने में लग जाता है। पूरा फोकस क्वांटिटी पे होता है, क्वालिटी पे नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए हैं जहां 200-300 लोगों को एक हॉल में बिठाया गया, एक एक्सपर्ट या कंसल्टेंट को बुलाया, उसको बोला 2 घंटे का फूड सेफ्टी पे आप लेक्चर दे दो और सबको सर्टिफिकेट दे दो, सबका स्किल डेवलप हो गया। ऐसे तो हिंदुस्तान में आपने 1,50,00,000 का आंकड़ा पाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में आपको ट्रेनर ढूंढना पड़ता है, आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको कोर्स करिकुलम डेवलप करना पड़ता है। आप जिन जिन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा ये सर्टिफिकेट बांटे हैं स्किल डेवलपमेंट के, एक बार उनका ऑडिट करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि एक आदमी पे कितना टाइम और कितना खर्चा लगाया गया। विजय सरदाना, ये सब पोल खुल जाएगी। आप जमीन कहने से का जुड़े, मतलब ये एक है, मिनट, आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं भी जमीन से जुड़ा हूं। आप सरकारी बसों में खूब आपने यात्रा की है, मैंने भी सफर किया है, और उन पर अंदर लिखा होता है सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो दरअसल इस रोजगार मार्केट, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसमें ये युवा शक्ति भी, नारी शक्ति, ये अपनी नौकरी और अपने रोजगार के लिए खुद जिम्मेदार है। सरकार कह रही भैया अपना देख लो, अपना इंतजाम कर लो। भाई देखिए, जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, सरकार को क्या करना है। अब सवाल इतना सा है इस पूरे प्रोसेस में संदीप जी कि देखिए, अगर मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मैं आज भी पढ़ाई करता हूं। अगर मुझे और 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने हैं तो मुझे अपने स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि मैं बाजार में जाके काम मांग सकूं, ताकि लोग मुझे काम दें और 4 पैसे भी दें। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो हमने, चाहे आप जिस तरह से हमने कॉलेजेस को अप्रूवल देना शुरू किया है, उदाहरण के लिए आईआईटीज हमने जहां 4 वर्ल्ड क्लास थे, आज हमने 25 बना दिए। आईएम हर शहर में हम एक्चुअली खोल दिया, हर स्टेट कैपिटल में। क्या हमने उनकी क्वालिटी पे ध्यान दिया या क्वांटिटी पे? क्योंकि आईआईटी का ब्रांड बिकता था तो हमने 25 आईआईटी खोल और बहुत से कागज पर ही हैं, ब्रांड की उद्घाटन हुआ पर कभी आगे कुछ नहीं हुआ। मैं वही, देखिए, बात उद्घाटन की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आईआईटी को आज 100 प्रोफेसर चाहिए, वर्ल्ड क्लास टीचर चाहिए, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट पैदा करने के लिए, आपने 25 आईआईटी खोल दिए, उनकी फैकल्टी कहां से आएगी? प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो रही है, जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। इसका मतलब मीडियोक्रेसी इज ब्रीडिंग मीडियोक्रेसी। तो हमारा जो क्वालिटी है वो घटता जा रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है। गुणवत्ता एक अहम मुद्दा है। ठीक कह रहे हैं आप प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। दरअसल क्या हम जड़ में ही नहीं जा रहे हैं समस्या की? जैसा विजय सरदाना कह रहे थे, एक तो स्किल सेट्स नहीं डेवलप कर रहे। अरे ये तो बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए, किसको क्या दिया जाएगा।
दूसरा, ये सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है या राज्यों को भी कदम ताल करना होगा? तीसरा, ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात क्यों करें, इसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी साथ में कदम ताल करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बट क्या वही पुराना फलसफा कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये हो रहा है? बहुत सारे सवाल आपने कर लिए, मैं तेजी से आपके सवालों का जवाब देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसमें सर्टिफिकेट बांटना एक रिवाज बन गया है, और यही पद्धति पिछले 10 साल में प्रचलित हो गई है हमारे कौशल विकास के कार्यक्रमों में। सरकारी कार्यक्रम सर्टिफिकेट बांटने के कार्यक्रम हैं, 3-4 महीने के होते हैं। इसी वजह से आप ये पा रहे हैं कि 18% PMKVY में उनको रोजगार मिल रहा है। आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि स्किल इंडिया की बड़ी इच्छा होती है, मगर 2015 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो तब से और आज की तारीख में 8 साल हो गए हैं, हमारे कार्यबल केवल 2.3% ऐसे लोग थे 2015 में जो फॉर्मल कौशल विकास प्राप्त कर चुके थे। आज की तारीख में वही PLFS डेटा जो प्रोफेसर बसोले ने इस्तेमाल किया वो बता रहा है कि 2.3 से बढ़ करके केवल 2.4 हुआ है। तो और अगर 3-4 महीने की आप कौशल विकास कर रहे हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या ताज्जुब की बात है। दूसरी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे मैं आता हूं। केंद्र सरकार के 150 योजनाओं के बारे में बात की, खासतौर से ये मुद्रा और स्वनिधि की बात करते हैं खासतौर से। मगर अगर आपके आंकड़े बार बार ये बता रहे हैं कि लगभग 90% मुद्रा के जो ऋण दिया जा रहा है वो 50,000 से कम का है। 50,000 वो असलियत, वो 50 भी नहीं है, वो असलियत में औसतन 29,000 है सालाना एक आदमी का। 29,000 में आप एक ठेला तो खरीद सकते हैं, उसमें बर्तन भर सकते हैं या सब्जी फल भर सकते हैं, और अगली बार आपको उसके बाद ठेला भर के दूसरी बार कर लीजिएगा, उसके बाद तीसरे के लिए आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको वो पैसा वापस भी करना है अगले 3 साल में, आपको कमाना भी है। और पकौड़ा तो आप बनाएंगे तो फिर 200 रुपये ही मिलेगा, तो क्यों, और उसको आप रोजगार कहना चाहें तो जरूर कह लीजिए। अच्छा, हमें प्रोफेसर इसी संदर्भ में मैं एक बात साफ कर दूं, जो शायद प्रोफेसर बसोले की बात से बात नहीं साफ हुई होगी। उन्होंने कहा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो युवाओं का बेरोजगार है, वो हमेशा ज्यादा रहता है। वो बात सही है, मगर पॉइंट यहाँ पर ये है कि 2012 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल के उम्र के लोगों का सिर्फ 6 से 7% था, वो बढ़कर के 18% हो गया। अगर आप स्नातक हैं तो वो बढ़कर के 15% से 35% हो गया। अगर आप बीटेक हैं तो वो 20% से बढ़कर के 38% हो गया। तो ये बातें ध्यान रही जाए। नहीं, ये आपने आंकड़े बता दिए। देखिए प्रोफेसर साहब, जब तक हम हल ना निकाले हैं एक ही चीज को कितना पीटा जाए, मैं ये कह रहा हूं हम जड़ में नहीं जा रहे हैं क्या समस्या के? हम जड़ पे आते हैं, हम जड़ पे आते हैं। तो पहली चीज तो सरकार को यह मानना पड़ेगा कि रोजगार पैदा नहीं हो रहा है और ये दिक्कत है। अब सरकार ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। अभी आपने सौरभ जी को देखा कि 150 योजनाएं गिना दी। अरे भाई, सरकार का काम ही नहीं है वो रोजगार तैयार करना, केवल 5% रोजगार राज्य केंद्र सरकार तो सबसे बड़ा हल जो आपने, और क्योंकि ये चर्चा शुरू की है कि सबसे बड़ा हल तो बेरोजगारी का ये है कि हम पहले ये माने ये समस्या है, उसके बाद रास्ता क्या निकलता है। 5 मेहमानों से मैं पूछने वाला हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और आप जनता जनार्दन के सुझाव क्या हैं, राय क्या हैं, वो भी हमसे साझा कीजिए। बात कर रहे हैं बेरोजगारी की समस्या की। युवा शक्ति, नारी शक्ति सही मायने में शक्ति कैसे बनेंगे अगर वो बेकार रहेंगे? पहले सरकार को मानना होगा कि एक समस्या है। हल की तरफ जब हम बात करते हैं और हल जरूरी हो जाता है, ये सुझाया प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने। विजय सरदाना, अगला कदम क्या होना चाहिए, हल क्या है? छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आप सभी से। डिग्री की जगह अगर आप स्किल पे फोकस करें और एक न्यूट्रल एजेंसी हो, जो इंस्टीट्यूट, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, इंडस्ट्री के लोग हों
जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इवैल्यूएट करें, सर्टिफाई करें, तब हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी सिस्टम में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी, खाना पूरी होती है, कहीं पे रिश्वत दे के सर्टिफिकेशन तो होता हमें है, कहीं पे आइडेंटिफाई मजबूरी करना होती है, होगा आने वाले certification वक्त में करना क्या जरूरतें हैं और उसी तरह के कौशल स्किल सेट डेवलप होने चाहिए। अमित, आपका हल क्या है? एक एक हल चाहूंगा प्लीज, छोटा सा। जी, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है जो छोटे कारोबार हैं जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, खास करके निचले स्तर में 10-20 एम्प्लॉय वाले हैं, 5 एम्प्लॉय वाले हैं, उनको एक्सपैंड करने का मौका मिलना चाहिए। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बिजली, सड़क, पानी, उसकी आपूर्ति हो, लॉज ट्रांसपेरेंट हो, इंस्पेक्टर का राज इतना कड़ा ना हो कि लोगों को डर लगे। छोटे ये सारी उद्योग चीजें पर, ध्यान- सूक्ष्म और छोटे उद्योगों पर ध्यान दें। आलोक। देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई सेक्टर की कमर इस सरकार ने तोड़ दी है। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जाए, वहां पर फंडिंग इन्वेस्ट की जाए, गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए, केवल आंकड़ों की बाजीगरी ना करके रियल सिचुएशन को समझा जी। जाए, माना जाए कि बेरोजगारी है, उसको डिनाई नहीं किया जाए। ठीक है, ये बात संतोष मल्होत्रा ने कहा। हाँ, सौरभ मालवीय, आपका हल क्या होगा? विकास एक प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को उचित लोगों यानी ठीक लोगों तक ठीक तरह से पहुंचे, ऐसा प्रयास होगा तो बेरोजगारी से हम मुक्ति पा सकेंगे। ठीक है, संतोष मल्होत्रा। देखिए, रेहड़ियां बांटना अगर केंद्र सरकार बंद करे और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे दे तो कल रोजगार आएगा, जैसा झारखंड सरकार ने किया है, राजस्थान सरकार ने किया है, केरल सरकार ने किया है। तो आप अर्बन मनरेगा की बात कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक ओबेरॉय ने भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सुझाया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेरोजगारी की हो रही है। बेरोजगारी की मार कैसे लगेगी देश की नैया पार। प्रकाश आसुदानी है, भोपाल मध्य प्रदेश के। वो कहते हैं 2014 से पहले 8 से 10 घंटे काम मिलता था, अब 5 घंटे का काम भी नहीं मिलता है और ये कोरोना काल के बाद की एक बड़ी दिक्कत है। रविंद्रनाथ मधुबनी बिहार के हैं, कहते हैं मंदिर मस्जिद बनाने 5 किलो अनाज देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? और रोजगार होगा तो इसकी देने की जरूरत क्या है? डीएस पटियाल हिमाचल से लिख रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लोन नहीं मिलता, कहाँ जाएं? लोन तो बड़ी बड़ी मछलियों को मिल जाता है। तो इस बारे में सबको तो सोचना पड़ेगा ही और जड़ में जाना होगा। मेरे साथ इतना ही।